नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। आखिरकार ये जो पूरा सोप है ये किस तरीके से किसी भी चीज़ को साफ़ सुथरा कर देता है। आप देखते हैं ना, टेलीविजन में ऐड देखते हैं, ये बड़ा अच्छा साबुन है, बड़ा अच्छा डिटर्जेंट है, देखिए शर्ट को बाल्टी में डालिए और कितने भी पक्के दाग होंगे वो सब निकल जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो पूरी टेक्नोलॉजी क्या है, उसको पूरा तरीका क्या है वो आज समझते हैं। ठीक, चलिए वो सब समझने से पहले एक बार सोप का स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है सोप के स्ट्रक्चर में एक पूँछ होती है, ठीक है, एक हेड और एक टेल, पूंछ और एक सर। ये जो टेल वाला पोर्शन होता है, पूंछ जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी पानी से बहुत घबराती है, या फिर आप इसको वाटर हीटिंग भी कह सकते हैं। पानी से उसकी बनती नहीं है, उससे नफरत करती है। या फिर वाटर रिपेलिंग, पानी से दूर ही रहना पसंद करती है, उसको रिपेल करती है, ठीक है। और ये जो हेड है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? वाटर लविंग, इसको पानी से बहुत प्यार है। बस ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया है तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने एक टैंक में पानी लिया है, सादा पानी, ठीक है। उस सादे पानी में जैसे ही आप सोप डालते हैं, ठीक है, जैसे ही आप सोप डालेंगे, डिटर्जेंट डालेंगे, ठीक। आपको मैं एक और बात याद दिला दूँ, ये डिटर्जेंट वाली बात बोलकर, कि आप अपने केमिस्ट्री के शुरुआती लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि सोप जैसी कोई चीज़ केमिस्ट्री में नहीं होती है। सोप हो, भले ही वो सोपी सोप हो या नॉन सोपी सोप हो, यानी कि सोपलेस सोप हो, वो दोनों डिटर्जेंट्स ही कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जब आप बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट डिटर्जेंट पर्टिकुलरली, ठीक। आप चलिए दोबारा टॉपिक पर आते हैं। एक बाल्टी आपने पानी ले लिया, फ्रेश पानी लिया, ठीक है। उसमें आपने जैसे ही सोप डाला, ठीक, वो भले ही वो लिक्विड फॉर्मेट में अब आजकल आने लग गया है या फिर आप डिटर्जेंट फॉर्मेट में डालेंगे, दोनों ही फॉर्म्स में जैसे ही आप सोप डालेंगे ये एक कोलाइडल सस्पेंशन बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोलाइडल में क्या होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्जन मीडियम क्या होती है? जिसमें कोई चीज़ घुलती है, पानी डिस्पर्जन मीडियम, और ये जो सोप आपने डाला है या जो डिटर्जेंट डाला है वो डिस्पर्स फेज्ड है। ऑलराइट, ये तो समझ में आ गया। अब जैसे ही आप इसमें सोप डालते हैं ये एक क्लस्टर बना लेते हैं। ये सोप मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया था। तो जब एक मुट्ठी आप डिटर्जेंट लेते हैं या एक स्कूप लिक्विड डिटर्जेंट लेते हैं तो उसमें बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, इससे भी ज़्यादा। तो वो सारे के सारे सोप मॉलिक्यूल्स ना क्लस्टर बना लेते हैं, एक स्फेरिकल क्लस्टर बना लेते हैं, एक एग्रीगेट बना लेते हैं। एग्रीगेट समझते हो? सारे के सारे इकट्ठे आ जाते हैं। तो जब सारे के सारे इकट्ठे आ जाते हैं तो एक गोलाकार शेप ले लेते हैं। ये देखो, ये गोलाकार शेप ले लिया ना इन्होंने। इस गोलाकार शेप को आप बोलते हैं माइसेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइसेल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर का आपसे पूछ लिया जाता है माइसेल्स। तो माइसेल्स क्या है? स्फेरिकल एग्रीगेशन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इन वाटर इज ऑफ द सोप सोल्यूशन इन वाटर इज नोन एज माइसेल, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ सोप सोल्यूशन इन वाटर इज नोन एज माइसेल्स, यानी बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे सोप के जो ये स्ट्रक्चर है इस तरीके के, वो सारे जब इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर वो माइसेल्स बना लेते हैं। अब क्या होता है, अब ये पहला टैंकर तो आपको माइसेल्स समझा चुका है। इसमें एक चीज़ और समझिए, ये जो टेल है ना ये हमेशा पानी के अंदर रहेगी सस्पेंडेड, मतलब इनवर्ड, पानी के अंदर, अंदर की तरफ, राइट। और जो हेड होगा वो हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, यानी आउटवर्ड। तो भले ही आप नीचे से देखें तो ये है तो आउटवर्ड ही ना, हेड आउटवर्ड रहेगा, टेल अंदर की तरफ रहेगी, पूंछ अंदर की तरफ रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको तो पानी से नफरत है टेल को, लेकिन हेड को पानी से बहुत मोहब्बत है, तो ये पानी में सस्पेंडेड रहना चाहता है। अब क्योंकि ये जो पूंछ है ये इस सिर से ही जुड़ी हुई है, हेड से ही जुड़ी हुई है ना स्ट्रक्चर में, तो कहीं तो जा नहीं सकती, राइट। तो इस तरीके से आप कभी भी एग्रीगेट जब बनाएंगे तो आप उल्टा मत बना दीजिएगा, ये आप बीच में बना दें और टेल बाहर बना दें, ऐसे नहीं बना सकते। उसका एक कारण भी सुन लीजिए। कारण ये है कि ये जो टेल वाला पोर्शन होता है ना, आप पढ़कर आए थे सोडियम स्टेरेट, याद है आपको? C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो हम ये बात करते थे कि ये जो C17H35 है ये तो ये चेन है, टेल, पूंछ, और ये वाला जो पोर्शन है यानी COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये जो है हेड है, ठीक है, उसका सिर है।
तो अब आप ये समझिए, मैंने शायद माउथ बोल दिया था कहीं, आई एम सॉरी, हेड है, सिर। ऑलराइट, तो ये वाला जो हेड पोर्शन है आप उसमें देखिए ये पोलर है, मतलब इसमें ढेर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होंगे जब ज़्यादा मॉलिक्यूल साथ में आएंगे। तो आप देखिए कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्योंकि इन सब पर सेम चार्जेस हैं और आपको पता है सेम चार्जेस एक दूसरे से रिपेल करते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे दूर दूर रहेंगे, ठीक है, और रिपेल करते रहेंगे एक दूसरे से, इसलिए ये क्लस्टर फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा, रिपेल करेंगे तो दूर दूर रहेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पर कितने दूर दूर हैं ये, जबकि जो ये हाइड्रोकार्बन चेन है वो कितनी पास है। तो यानी ये जो हेड वाला पोर्शन है इसको आप इतना पास नहीं ला सकते हैं क्योंकि रिपल्शन बहुत ज़्यादा है ना, सिमिलर चार्जेस होने के बाद सबके पास COO नेगेटिव, लास्ट में Na पॉजिटिव है। किताब में आपको ये शायद नहीं देंगे, क्लींजिंग एक्शन जहाँ समझाएंगे हर जगह Na पॉजिटिव दिया होगा उन्होंने, Na पॉजिटिव, तो आप समझ जाइए हेड पोर्शन है। तो अगर Na पॉजिटिव भी दिखा रहे हैं तभी भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो रिपेल करते हैं वो दूर होते हैं, पास हो नहीं सकते, राइट। तो इस लॉजिक से भी आप ये याद रखिएगा कि जो पूंछ वाला पोर्शन है वो अंदर की तरफ रहेगा। अब तो मैंने आपको बताया कि आपने जैसे ही सोप डाला एक एग्रीगेट बन गया, ठीक है, एक स्फेरिकल आ गया, एक एग्रीगेट बना है, मतलब स्फेरिकल आ गया। अब ये क्या होता है, जैसे ही आपने इसमें कोई शर्ट डाली, पैंट्स डाल दिया, कुछ भी जिसमें मिट्टी लगी है, धूल लगी है, ग्रीस लग गया है, तेल लग गया है, घी लग गया है, जिसको आप साफ़ करना चाहते हैं। टेलीविजन में आप देखते ना कि घी ऑयल लग गया, कलर लग गया, हल्दी लग गई, इसका दाग तो नहीं छूटेगा। तो क्या होता है, जैसे ही आप उस शर्ट को, उस गंदी कपड़े को इसमें डालेंगे तो ये जितने भी आपके ये जो माइसेल बना था इसमें जितने भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, क्योंकि ये चेन वाटर हीटिंग है, पानी से तो इनको नफरत है, लेकिन ये ऑयल, ग्रीस, डस्ट इन सब से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनसे बहुत प्यार, इनके साथ खुशी से रह सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है। तो ये मान के चलो कि शर्ट है, यहाँ पे आपकी एक शर्ट डाल दी, उस शर्ट में पर्टिकुलरली इस जगह पर स्टेन लगा हुआ था, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है। तो ये जितने भी हाइड्रोकार्बन की चेन है वो इसमें से, इस शर्ट में से उस गंदगी को कैप्चर कर लेंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक शर्ट है या एक रुमाल है, उस पर ग्रीस लग गया है या ऑयल लग गया है या हल्दी लग गया है, जैसे ही आपने उसको एक ऐसे पानी में डाला जिसमें सोप सॉल्यूशन है, ऑलरेडी डिटर्जेंट या सोप उसमें घुला हुआ है, तो जैसे ही आप उस शर्ट को उस कप में, हम शर्ट मान के चलते हैं कि शर्ट है, रुमाल वगैरह नहीं मान के चलते, शर्ट है, शर्ट पे गंदगी लग गई है, जैसे ही आप शर्ट को डालेंगे तो जिस पोर्शन में गंदगी है ठीक वहीं पर जाकर ये हाइड्रोकार्बन चेन्स जो होंगी अटैच हो जाएंगी, दौड़ेंगी उस गंदगी की तरफ और अपने अपने हिस्से का जितना भी कैप्चर कर पाती हैं उतना ऑयल, डस्ट, ग्रीस कैप्चर कर लेंगी, ग्रीस कैप्चर कर लेंगी, पकड़ लेंगी, हथिया लेंगी। आई बात समझ में? फिर क्या करते हैं, आप कपड़े को रगड़ते हैं, बाल्टी में जब आप पानी लेते हैं तो रगड़ते हैं ना, या वॉशिंग मशीन में भी अगर कपड़ा धुलता है तो चर्निंग होती रहती है ना, लगातार मशीन घूमती रहती है, तो वो क्या होता है, वो भी रगड़ना ही होता है, एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल रगड़ना होता है, नहीं तो हम हाथ से रगड़ते हैं। तो जब आप उसको रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने के बावजूद ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये उस ग्रीस को छोड़ती नहीं है, इतनी तगड़ी पकड़ होती है इस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन की, जिसको हम टेल बोलते थे, पूंछ बोलते थे, वो ग्रीस, ऑयल, डस्ट कुछ भी कह लीजिए, उसको छोड़ती नहीं है। फिर जब आप कपड़े को रगड़ के बाहर निकालते हैं या जब मशीन में से कपड़ा धुल जाता है, और आप अब तो ऑटोमेटिकली ड्राई भी उसमें होने लग गया है, टाइम बढ़ा दीजिए, जब आप उसको बाहर निकालते हैं तो मशीन में से जो गंदा पानी निकला है वो तो आप नहीं देख पाते, लेकिन अगर आप बाल्टी में कपड़ा धो रहे हैं तो जैसे ही आप उस गंदी शर्ट जो आपने डाली थी उसको बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे पानी जो है वो काला हो गया है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि उस पर क्या लगा हुआ था उस हिसाब से उस पानी का जो रूप है वो बदल जाएगा। पहले यहाँ एक पॉज लो, सबसे पहले जब एक बाल्टी पानी में हमने सोप सॉल्यूशन डाला था तो वो क्लाउडी था, ये भी एक क्वेश्चन है कि वो क्लाउडी था, ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है, अच्छा हुआ ये मैंने आपको बता दिया, ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई हमने ये सुना है कि जो सोप सॉल्यूशन होता है ना, जिस बाल्टी के पानी में सोप आपने डाल दिया है वो लाइट को स्कैटर करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर करने देते हैं, ठीक है, अपने आप से टकराकर जैसी लाइट उनसे टकराएगी वो स्कैटर हो जाएगी, और स्कैटर होने देते हैं वो पार्टिकल्स, इतने बड़े होते हैं, ठीक है। और क्लाउडी भी
इसी वजह से होता है, ठीक। और अदरवाइज आप इसको कोलाइडल सस्पेंशन भी बोल सकते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, और दोनों चीज़ आपकी किताब में लिखी हैं, राइट। तो हम यहाँ पर थे कि जब आपने शर्ट को बाहर निकाला तो जितना भी ऑयल, डर्ट, डस्ट, ग्रीस था वो सारा का सारा पानी के अंदर ही रह गया और साफ शर्ट बाहर आ गई। अब अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं इस पर थोड़ा सा निशान और है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर उसको दोबारा धोते हैं, फिर वही प्रोसीजर होता है जो मैंने अभी आपको समझाया, राइट। हालांकि टेलीविजन में जो ऐड दिया जाता है उसमें तो वो कहते हैं पहली बार में ही साफ़ हो जाता है, हालांकि हल्दी का दाग मैंने पहली बार में साफ़ होते कभी नहीं देखा। खैर दैट इज़ अ डिफरेंट केस, काम कैसे करता है वो हो जाता है, राइट। तो ये था क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। मुझे लगता नहीं कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जो यहाँ पर छूटा होगा, राइट। एक रिव्यू ले लेते हैं। एक बाल्टी पानी, उसमें सोप सॉल्यूशन डाला, वो क्लाउडी होगा। क्यों क्लाउडी होगा? क्योंकि सोप पार्टिकल बड़े होते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, क्योंकि लाइट को स्कैटर करते हैं इसलिए वो हमेशा क्लाउडी होता है। देखा है ना, झाग वाला पानी क्लाउडी क्लाउडी सा होता है ना। आप झाग भी बनाते हैं, बचपन में तो खेलते भी हैं काफ़ी। अब जैसे ही आप उसमें सोप डालेंगे पानी में, सारे के सारे जितना भी टेल पोर्शन है, पूंछ वाला पोर्शन है, वो इनवर्ड होगा अंदर की तरफ, और हेड वाला पोर्शन, सर वाला पोर्शन बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि सब पे सिमिलर चार्जेस है, सब एक दूसरे से रिपेल करेंगे, राइट। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, आपने एक गंदा कपड़ा डाला। जैसे ही आपने गंदा कपड़ा डाला, क्योंकि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, वो है डर्ट, डस्ट, ग्रीस, ऑयल की तरफ। वो अपने हिस्से का ऑयल, डर्ट, डस्ट, ग्रीस ले लेता है, कैप्चर कर लेता है, राइट। फिर जब आप रगड़ कर शर्ट को बाहर निकालते हैं बाल्टी से, तो गंदा पानी नीचे रह जाता है और साफ शर्ट बाहर आ जाती है। अब एक बात ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों होता है? जब इतना ही प्यार था डर्ट, डस्ट, ग्रीस से, तो आखिरकार जब ये उससे जोड़ के ही रखती है ये टेल, तो बाहर क्यों नहीं आ जाती? क्योंकि भैया इसके पास ये जो हेड है ना, ये है वाटर लविंग, ठीक है। क्योंकि ये हेड जो है ये वाटर लविंग है, ये पानी से बाहर ही नहीं आना चाहता। इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि पानी गंदा है, साफ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पानी होना चाहिए, ठीक है। नो मैटर उसमें अब ऑयल ग्रीस आ गया, वैसे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑयल ग्रीस इसके हिस्से में थोड़ी आया है, वो तो टेल ने ले लिया सारा, उससे तो उसको मतलब ही नहीं है, इसको तो सिर्फ पानी से मतलब है। तो कई बार अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहीं क्यों रह जाते हैं, तो आप ये कहेंगे कि क्योंकि हेड जो होता है, जो पोलर पार्ट है, जो आयनिक पार्ट है, इसको हम आयनिक पार्ट कहते थे ना, ठीक है। जो आयनिक पार्ट है वो वाटर लविंग होता है, जिसकी वजह से वो इस चेन को भी बाहर नहीं आने देता, राइट। और मोरओवर इस चेन को अपने हिस्से का तो भोजन मिल ही गया ना, तो वो क्यों ही बाहर आएगा, राइट। तो ये है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। माइसेल्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या होता है? एक स्फेरिकल एग्रीगेशन, मतलब एक गोलाकार में जितने भी सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एग्रीगेट हो जाएंगे, यानी इकट्ठे हो जाएंगे सोप सोल्यूशन में, ठीक है। सोप सोल्यूशन में, यानी पानी में जब आप सोप डालेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा ना, इसलिए। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। आई होप कि अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो पूछ लिया कीजिए, क्योंकि पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूछेंगे तभी डाउट क्लियर होगा, तभी हम कह सकेंगे कि शिक्षालय में आइए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, राइट। चलिए अब इसके दो ही टॉपिक्स बचे हैं, एक डिटर्जेंट्स, एक डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, और हाँ एक हार्ड वाटर का क्या इम्फेक्ट होता है सोप्स पर और डिटर्जेंट्स पे। तो मेन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो लगभग यहाँ तक सारे के सारे हो गए हैं, पूरा चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है। 3 टॉपिक्स के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका जवाब आपको मिल जाएगा एक वीडियो के फॉर्म में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।